हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पूरा निचोड़ वन शॉर्ट वीडियो पढ़ने वाला है, यानी कि इस वीडियो को अगर आप देखते हो, जो भी घंटा प्लस वीडियो है, तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लीन यानी पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना। इस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा और हर एक सवाल भी यहाँ पे मैंने लाया है, मतलब क्वेश्चन भी है और उस क्वेश्चन का जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड डेडिकेट करके पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए ताकि आपको ये चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री का बेहतर से समझ में आ पाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा एक रफ्तार बैच चल रहा है। आप चाहते हैं अगर हमारा रफ्तार बैच ज्वाइन होने के लिए, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। इसका फी 399 है, ओनली वन टाइम, पूरे साल के लिए, एग्जाम तक पूरा काम रहेगा, एग्जाम तक ये जो है अवेलेबल रहेगा। ओके, तो जो बच्चे नहीं जुड़े जरूर से जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन है भाई? हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। थोड़ा सा ये हो गया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए, इसमें समझना है रासायनिक अभिक्रियाएं होता क्या है, समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले बात जाने कि अभिक्रिया रिएक्शन क्या होता है। देखिए, रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक फैट मारा तो आप एक फैट मारोगे, ये क्या हो रहा, रिएक्शन हो रहा। तो ये फिजिकल रिएक्शन हो रहा, क्योंकि आप हाथ का यूज, हम भी हाथ का यूज कर रहे हैं, आप भी हाथ का यूज करेंगे। सपोज दैट आपने किसी को मारा, उन्होंने भी आपको मारा, तो क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, बट ये रिएक्शन होगा रासायनिक रिएक्शन। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पता है आपको, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव आता है। जैसे आटा ले लीजिए और गूंथिए आटा को, तो आटा को गूंथिएगा, आटा गोल है, गूंथिएगा तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो क्या हुआ, बदलाव आ गया। ये फिजिकल बदलाव हो रहा, आटा को गूंथ दे तो बदल गया, फिर उसको सही कर सकते, फिर उसको गोल कर सकते, फिर चिपटा करके फिर उसको गोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव हो रहा है, अभिक्रिया होगा तो कुछ बदलाव आएगा उसमें। उसी पर कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जो बदलाव नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं जिसमें बदलाव आ जाता है। मतलब देखिए, बर्फ से जल बनना, अगर हम बर्फ को पिघला देंगे पानी बन जाएगा, गर्म करेंगे बर्फ को पानी बन जाएगा। तो क्या पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। पानी को फिर जमा देंगे, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जो पदार्थ मतलब जो पदार्थ जो है वो अपना अवस्था बदलने के बाद, अपना शक्ल बदलने के बाद फिर से पुराने शक्ल में आ जाए, वो होगा भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घोलना, पानी चीनी घोल देंगे तो क्या फिर से चीनी ला सकते हैं? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे सर? पानी को उड़ा देंगे, पानी को गर्म करेंगे ना तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, चीनी बचेगा। ओके, शक्कर आपने देखा होगा, जो चीनी का जो शक्कर बनता है ना, चीनी का जो घोल के जो बनाते हैं शक्कर वगैरह, तो देखते कितना गाढ़ा चीनी हो जाता है। पानी अगर सूख दीजिएगा तो पूरा चीनी बनेगा, बट चीनी शक्कर नहीं होगा, छोटा छोटा वो, मतलब एक ढिक्का ढिक्का बन जाएगा, सॉलिड जैसा बन जाएगा। कांच का टूटना, कांच अगर टूटेगा क्या दोबारा कांच बना सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है, फैक्ट्री में बनेगा, है ना। गोल आटा है, आटा को चिपटा कर दीजिए फिर गोल कर दीजिए, तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा। उसी प्रकार कुछ ऐसा परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे भाई लोहे पर जंग लग जाएगा। अगर लोहा पे जंग लग जाएगा तो लोहा का होगा, संक्षारित हो जाएगा, नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और उस जंग को आप, जंग जो लग गया मतलब वो लोहा को खा गया, लोहा को खत्म कर दिया। ठीक है ना, आप उसको दोबारा से ला नहीं सकते। जो लग गया, जो जंग खत्म हो गया, लोहा में जंग देखते हैं, लगता है कैसे होता है, लोहा खत्म हो, खरा लोहा का जो है अंश जो है, लोहा का कण जो है, कण जो है वो छूटते चल जाता है, लोहा ऐसे में कमजोर होता चल जाता है। आपने घर में देखो, अगर आपके घर में हैंडपंप है ना, तो हैंडपंप देखिए कल जो डालते हैं ना तो क्या होता है, उसे जंग लग जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हैंडपंप का जो पाइप है, जो लोहा, एकदम संक्षारित हो जाता है, क्योंकि जंग लग गया, खराब हो गया, वो दोबारा उसको लौटा नहीं सकते हैं। भोजन का पचना, हमारे पेट में भोजन पच गया, भोजन खाएं, भोजन पच गया, क्या उस पचा हुआ भोजन को दोबारा भोजन के रूप में बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाएगा, दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बट मोमबत्ती का जलना कहीं कहीं भौतिक भी देता है,
ठीक है ना। जैसे कि ना बोलते हैं मोमबत्ती पिघल गया, पूरा मोम नीचे आ गया, फिर से उसको मोमबत्ती बना देंगे, तो बड़ी डिफिकल्ट है। बट मोमबत्ती का जलना बेसिकली ज्यादा करके यहाँ पे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, दूध से दही बना देंगे, क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसे हमारे जीवन में ढेरों सारा एग्जाम्पल है, ढेरों सारा यहाँ पे उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा और भौतिक परिवर्तन हो रहा, अभिक्रिया हो रहा, रिएक्शन हो रहा और उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे भौतिक बदलाव, केमिकल, हाँ रासायनिक बदलाव ये आ रहा है। ठीक है, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब भी कोई अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया होने के बाद क्या होगा? बदलाव उसमें आएगा। तो हो सकता है बदलाव फिजिकल हो या केमिकल हो, भौतिकी हो या रासायनिक हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक सवाल आता है सर कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है? एक सवाल आता है एग्जाम में पूछता भी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझिए ध्यान से, किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद एक नया गुण, उसका क्वालिटी क्या होगा? नया गुण, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? दो पदार्थ मिलेगा या अभिक्रिया होगा और होने के बाद एक नया पदार्थ बनाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग भी लिखिएगा एग्जांपल में। एग्जांपल जैसे लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों पदार्थ जब मिलेगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। बोले सर ये दो क्यों लगा रहे हैं? वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया होती है, होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसका जो गुण है ना, इस सब से अलग है कि नहीं अलग? बताओ। देखो ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन का काम क्या है बताओ? आग को बुझाना। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या है? आग को जलाना। अब जैसे ही दोनों अभिक्रिया किया, बन गया, देखिए लिक्विड बन गया, द्रव बन गया, पानी बन गया। बताओ पानी क्या गैस के जैसा है? नहीं है। तो इसी को बोलता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलता है तो एक नया गुण, उसका क्वालिटी जो है पहले वाला पदार्थ से अलग, नए गुण का एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को बोला गया रासायनिक अभिक्रिया। जैसे और देख लीजिए, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देख लो भाई, कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों मिला कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब दोनों का गुण अलग अलग, कार्बन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, जो पेड़ पौधे उसको यूज करते हैं, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सभी बच्चे कमेंट करो इसका कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बनेगा। जब कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब सल्फर को ऑक्सीजन को पसंद जलाएंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये सब क्या हो रहा? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा। कार्बन ऑक्सीजन मतलब कार्बन को जब जलाएंगे, ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जलाना होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु को जलाते हैं कैसे? हमको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन तो भरा हुआ है, हर जगह ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो कार्बन को जब जलाएंगे तो भाई क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये सब अभिक्रिया क्या हो रहा? रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे सवाल आता है सर रासायनिक अभिक्रिया तो हम समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब नया बात है यहाँ पे, अभिकारक या प्रतिफल किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आपका सवाल आता है, इसलिए ध्यान समझिए। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं? अभिकारक या प्रतिफल जो है किसे कहते हैं? तो इसका देखिए आंसर क्या होता है। अभिकारक किसे कहेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। अब आपको अगर डिफिनेशन से दिक्कत हो गया है तो अब यहां देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे अभी मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्साइड बना, है ना। ये यहाँ पे बैलेंस कर दिया इसको। देखो अभी क्या बोला? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, इसमें क्या ले रहा? भाग ले रहा। ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक। ठीक है, ये हो गया
अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिफल बोलेंगे, या तो बोलेंगे उत्पाद भी कहते हैं इसको, उत्पाद। अब अगर एग्जाम में सवाल बोल दे बाबू, इसको देखो थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, एग्जाम में सवाल बोल दे कि बताओ भाई, है ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे प्रतिफल कौन है, अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है? सिंपल सी बात देखिए, भाग कौन ले रहा? दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको गर्म भी करेंगे, तो गर्म कर रहे हैं वहां पे, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। गर्म करने में क्या हुआ? कोई भी चीज कैसे गर्म करेंगे यार, बिना हीट किए तो गर्म होगा नहीं, यानी कि उसको गर्म करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा? ये क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक। इसको बोलेंगे क्या? अभिकारक बोलेंगे। और ये जो बना क्या बना? प्रतिफल बना। तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको समझ में आ गया अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया होगा, और उसके बाद जो पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब देखो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ घटनाएं घटती हैं। आपने देखा होगा, सोडियम वाला देखा होगा, सोडियम को पानी में मारा, बम, सब ब्लास्ट कर गया, है ना, गैस निकल गया, आग लग जाता है ना। सोडियम को बोलते केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि बड़ा एकदम रिएक्टिव धातु है, वरना आग लग जाएगा उसमें। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। हो सकता है उसमें गैस निकले, हो सकता है उसमें अवक्षेप बने, कभी कभी रंग में बदलाव भी आ जाता है ना, कभी रंग में, कभी कभी टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, कभी कभी उसका अवस्था में चेंज हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये सब कुछ घटनाएं घटती हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है गैस की उत्पत्ति होना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो गैस की उत्पत्ति भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हो सकता है, समझे, अवक्षेप बन सकता है, रंग में बदलाव आ सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था बदल सकता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। गैस की उत्पत्ति होना, जैसे देखिए एग्जांपल में, यही एग्जांपल में लिखता हूं। जब जिंक के चूरन है, जस्ता का छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको डालेंगे H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं ना, इसको हाइड्रोजन सल्फेट में डाल देंगे। देखो, जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट में जब डाल देंगे तो क्या होगा? जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनेगा। और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। देखिए, तो ये कौन सा गैस निकला? यहाँ पे जो तीर का जो निशान दिए ना, मतलब ये गैस निकल रहा है। आपको तो मालूम है हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, तो गैस क्या होगा? निकलेगा। तो यही बात यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले तो क्या हुआ? रिएक्शन के बाद कौन सा गैस निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। तो यही बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति भी होती है। जैसे देखो यहाँ पे, ये है, यहाँ पे छोटा छोटा जो चूरन देख रहे हैं आप, छोटा छोटा देख रहे हैं, ये क्या है? ये है सल्फर का टुकड़ा है, जिंक का टुकड़ा है ना, जिंक का टुकड़ा है, जिंक का टुकड़ा है। और ये जो भरा हुआ इसमें देख रहे हैं, ये जो भरा हुआ यहाँ से तक जो भरा हुआ लग रहा है आपको, ये क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का पानी, तेजाब। H2SO4 क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं ना, बैटरी का पानी ये है। और ये जब रिएक्शन हुआ तो पानी में यहाँ पे दिया सोप मतलब साबुन का ये झाग है। अब यहाँ से क्या होगा? निकलेगा गैस। तो कैसे पहचानेंगे हम कि हाइड्रोजन गैस है? तो क्या करेंगे? एगो मोमबत्ती में आग लगा, जला लेंगे मोमबत्ती, और यहाँ पे लाएंगे सामने में, तो गैस जो निकलेगा ना, पॉप सा आवाज करेगा, पॉप, अब बुझा देगा इसको, है ना, कैंडल को बुझा देगा, पॉप सा आवाज करेगा। तो हाइड्रोजन गैस का काम है आग को बुझाना। अब यहीं पे दिमाग लगाना है कि भाई जब इसको रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से निकला गैस और ये आग को बुझा दिया, पॉप सा आवाज करेगा, पॉप, और आग को बुझा देगा। तो समझिए कि हाइड्रोजन काम ऐसे कर रहा। अगर ऑक्सीजन निकलता तो ये बुझाता नहीं बल्कि और लहा देता आग को, समझे।
तो ये प्रॉपर्टी की वजह से हमको मालूम चल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कोई भी गैस निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, गैस निकल सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस भी निकल सकता है। और क्या है, अवक्षेप भी बन सकता है भाई। ये देखो अवक्षेप बनना, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बन सकता है। जैसे देखिए अवक्षेप क्या होता है, समझिए ध्यान से, समझ जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। देखिए अवक्षेप बन सकता है जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं जैसे NaCl है और इसको अभिक्रिया कराएं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। देखिए अब यहाँ पे अवक्षेप क्या हो रहा, ये जो AgCl है ना वो जमीन पे जाके बैठ जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे, बट सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड, नाम याद करना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ये। और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, पता ये क्या होता है, मैं बताता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट। देखो वोटिंग अभी हुआ था, इलेक्शन के टाइम घर में देखेगा अम्मी अब्बू का उंगली में लगा हुआ काला काला स्याही, मेरे हाथ उंगली में देखो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वोटिंग के टाइम जो स्याही लगाते हैं उंगली में, वो स्याही है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा, अवक्षेप बनना। देखिए यहाँ पे एक फोटो देखिए, ये जो विलियन है ना, जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, NaCl और NaNO3। अब जो अवक्षेप जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर क्या है, ये व्हाइट कलर ही है सिल्वर क्लोराइड। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, आता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जल्दी कमेंट करो फास्ट में, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो बोलेगा भाई सिल्वर क्लोराइड का हमने रंग पढ़ा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो सफेद होता है ना, कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। तो भूलिएगा नहीं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दिमाग में ही रखना है कि हम लोग जो पढ़े थे, है ना, कि NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 जब रिएक्शन किया था तो AgCl बना था और NaNO3 बना था। और ये जो है अवक्षेप, मतलब वही रिएक्शन होने के बाद कुछ पदार्थ ठोस रूप में जमीन पे चल जाना, उसको बोला गया अवक्षेप, है ना, जमीन पे ठोस पदार्थ जाके जमा हो जाना, उसी बोल रहा है अवक्षेप। तो यहाँ पर वही काम हो रहा। तो ये जो अवक्षेप जो जमा हुआ व्हाइट कलर का, वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। दिमाग में फिट कर लीजिए, सवाल यही से आएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, या बोलेगा कि जब NaCl को AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अवक्षेप समझ में आ गया। अवक्षेप क्या होता है, रिएक्शन के बाद कुछ पदार्थ, है ना, ठोस के रूप में नया पदार्थ जाके जमा हो जाएगा पेंदी में जाके जमा हो गया, तो यही होगा अवक्षेप, ठीक है। और याद करना सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, एकदम याद कीजिएगा ध्यान से। आगे बोलता है रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। भाई बड़ा गजब का सवाल है ना, कि जब ये अभिक्रिया होता है तो इसके रंग में बदलाव भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लाया है, रंग में बदलाव भी आ सकता है, अभिक्रिया के बाद रंग भी बदल सकता है। अवक्षेप तो बन ही सकता है, गैस तो निकल सकता है, रंग भी बदल सकता है। अब देखो रंग कैसे बदल रहा है, जैसे इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लोहा, ये क्या है, जो हरा हरा जो है विलियन मिला हुआ है, ये कॉपर सल्फेट है। और ये लोहा का, ये क्या है, काटी है, लोहा का है। यानी कि जब लोहा को किस में डाल दिए, कॉपर सल्फेट के विलियन में डाल दिए। देखिए ये कॉपर सल्फेट का विलियन, यहाँ तक क्या है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। क्या डाल दिए, लोहा डाल दिए, काटी डाल दिए। तो ये कॉपर सल्फेट का विलियन का रंग कैसा, बताओ कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा,
नीला दिख रहा कि पीला दिख रहा, नीला रंग है, नीला रंग है। और यहाँ पे डाले लोहा। तो कुछ घंटों बाद ये देखा गया है कि इसका नीला रंग बदल के हरा रंग हो गया, यानी कि कॉपर जो है, लोहा जो है कॉपर को हटा दिया, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो लोहा कॉपर को हटा दिया और खुद बन गया FeSO4, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है ना। और कॉपर बेचारा अकेले जाके पड़ा हुआ है, कॉपर को साइड कर दिया यार, है देखो, लोहा कॉपर को हटा दिया, बल जाओ, यू गो गो गो, गेट आउट कर दिया कॉपर को, कॉपर अलग हो गया। तो ये था कॉपर सल्फेट, क्या था, ये था कॉपर सल्फेट, ये था कॉपर सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट, नाम याद करना है, फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है बाबू, बोलो, नीला रंग, ये नीला रंग का है, और ये रंग है हरा रंग का। अब आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा भाई कि एक विलियन है, विलियन को गायब कर देगा, बोलेगा एक विलियन है जिसमें लोहा डालें और कुछ घंटों बाद विलियन का रंग बदल गया, तो विलियन कौन था पहले, तो बोलेगा विलियन था कॉपर सल्फेट। या तो बोलेगा एक विलियन है जिसमें लोहा डाले तो विलियन का रंग हरा हो गया, तो विलियन कौन सा था, तो कॉपर सल्फेट था। ये सवाल पूछता है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, देखिए नीला होता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये खतरनाक एग्जाम्पल है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, एक केमिकल है, जब उसको पानी में घोले तो कैसा रंग है, नाम देखो क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, जो घोल इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, पानी में घोले तो रंग कैसा है, गुलाबी गुलाबी है। लेकिन जैसे इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे ना, रंग गायब हो जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यू कैन ट्राई, बट आपके पास अगर होगा तो, है ना, मैं कोशिश करूंगा, अगर होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट को कौन कौन बच्चा चाहता है, कमेंट जरूर करना नीचे कि इसका जो है प्रैक्टिकल किया जाए, है ना, मुझे कमेंट करके बताना, मैं सबका इसका भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा, इसका भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा। तो सब लोग बच्चे कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट आएगा तब हम जाके प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्या हो रहा, सवाल पूछा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, बोलिएगा नीला, बैगनी रंग होता है, कैसा है, बैगनी, गुलाबी सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा है, गुलाबी रंग है। और सवाल पूछा जाएगा इसमें नींबू डालने पर रंग क्या होता है, व्हाइट रंग बन जाता है, रंग बदल जाता है, गुलाबी रंग गायब हो जाता है, समझे। बैगनी ही बोले, गुलाबी नहीं, बैगनी रंग है ना, गुलाबी तो नहीं बोलेंगे, बैगनी रंग है तो बैगनी रंग बोलेंगे, बैगनी रंग गायब हो जाता है। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है, यहाँ पे रंग में बदलाव भी आ सकता है। कितना मजा आ रहा, आर यू इंटरेस्टिंग फॉर दिस, मजा आ रहा ना, सब लोग कमेंट करना। ये सवाल पूछेगा एग्जाम में, याद रखेगा। चलिए आगे है अवस्था में बदलाव, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है बाबू तो अवस्था भी बदल सकता है। सिंपल सी बात है, अगर देखा जाता है एग्जाम्पल में, अगर देखा जाए तो बर्फ को पिघलाना, बर्फ जब पिघलता है, बर्फ जब पिघलता है तो क्या बनता है बताओ, बर्फ जब पिघलता है तब क्या होता है, तब जल बनता है, बनेगा ना। तो बर्फ था ठोस, बर्फ कैसा था, ये बर्फ कैसा था, ठोस था, और जब उसको पिघलाया बन गया जल, जल क्या हो गया, द्रव हो गया। तो बताइए अवस्था बदला कि नहीं बदला, बदला ना जी, ठोस से द्रव बन गया तो बदला ना, अवस्था बदलाव आ गया, तो ये हो गया अवस्था। उसी प्रकार कपूर देखे हैं, कपूर बोले कैम्फर, कपूर देखे हैं, कपूर को गर्म करेंगे, कपूर को गर्म करने पर गैस में बदल जाता है, बदल जाता है। तो यहां पे समझ में आया, कपूर को गर्म करेंगे गैस बन जाएगा। कपूर क्या है, कपूर ठोस है, आप देखिए घर में या दुकान में मिल जाता है, नॉर्मल सा कपूर दुकान में मिल जाता है, व्हाइट कलर का रहता है ना। तो कपूर को जब गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा गैस। और गैस मतलब कोई गैस क्या रहेगा, गैस रहेगा, और क्या गैस बन जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा।
गर्म कीजिएगा ना, ऐसे कोई पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है। जैसे देखिए बर्फ को पिघला तो लिक्विड बन गया, ठोस द्रव बदला तब जाके द्रव गैस में बदलेगा। लेकिन कपूर एक ऐसा चीज है जिसको गर्म करेंगे तो द्रव नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। खैर कुछ भी हो, अवस्था में बदलाव आ रहा कि नहीं आ रहा, ये भी अभिक्रिया हो रहा, ये भी अभिक्रिया हो रहा। तो अभिक्रिया के होने में अवस्था भी बदल सकता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ताप में बदलाव आ सकता है, ये भी अच्छी बात है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में बदलाव आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों, जब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब करेंगे क्या, गर्म करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो क्या हो रहा, ये गर्म किए, मतलब इसको ये गर्म किया, मतलब गर्म किए, गर्म था कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म, जब रिएक्शन से पहले क्या था, गर्म था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। खड़िया समझते हैं, खड़िया, खड़िया समझते हैं, जो पेंसिल से यूज करता है ब्लैक बोर्ड में लिखने में, स्कूल में अभी भी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता है ना, लिखने में जो इस्तेमाल होता है, संगमरमर, कैल्शियम, तो तीनों एक ही, उसी का नाम संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, ये वही है, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ये देखो, है ना। इसको जब गर्म किए तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कली चूना भी कहते हैं, कली चूना, ठीक है, याद रखिए, कली चूना कहते हैं, और गैस बना। तो सवाल एग्जाम में ही सब, हर एक पॉइंट से सवाल बनेगा कि कली चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, ये सब याद कीजिएगा। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यही है भाई कैल्शियम ऑक्साइड, जो पिघल गया ना, जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बना ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, क्या करेंगे, इसको करेंगे गर्म, जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये तो गैस बनकर उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनके उड़ जाएगा। तो हमने अभी क्या सीखा बच्चों, चलो एक बार रिवाइज करते फटाक सा। हमने अभी सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करो। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस बन सकता है, गैस निकल सकता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस निकल सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है, रंग में परिवर्तन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, अवस्था में बदलाव भी आ सकता है, और क्या हो सकता है भाई, ताप में बदलाव आ सकता है। तो ये 5 चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये सब काम हो सकता है। कोई भी एक काम हो, या 2 काम भी हो सकता है, या एक काम नहीं भी हो सकता, दूसरा काम हो जाए, मतलब ये काम होना है। अभिक्रिया के बाद ये सब कुछ ना कुछ होगा, चेंज होगा, और ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो गैस ताप में जो बदलाव आया ना, तो ताप में बदलाव 2 टाइप का आया है, एक हो गया उष्माक्षेपी, एक हो गया उष्माशोषी। तो मैंने सवाल यहाँ पे लिख दिया है, एग्जाम में सवाल पूछता है, धड़ल्ले से मारिएगा, खटाक सा रंग दीजिएगा, और ये बनाना होगा आपको, सवाल एग्जाम में पूछेगा, लिखना होगा। सवाल पूछा बहुत बार, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन होता है, सिंपल सा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है, किस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन होता है, ऑप्शन दिया जाएगा, बन जाएगा। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसमें हम मिला देंगे पानी, क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बनेगा उष्मा, क्या बनेगा, उष्मा। अब देखो यहाँ पे इस डिफिनेशन को देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन, मतलब उष्मा निकलता है, निष्कासन मतलब उष्मा निकलता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। ये सब नोट करते जाइएगा कॉपी में, सवाल बहुत बार पूछा है एग्जाम में। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था, कली चूना है, जो कि पहले मैं लिख दिया हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, कली चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किए, जब मिलाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी मिला दिए,
ये कैल्शियम ऑक्साइड एक जस्ट लाइक होता है अभी जो दिखाया है, ठोस टाइप का होता है। पानी मिलाएं, रिएक्शन हुआ, गर्म होता है, खदकने लगता है। अरे आपने घर में देखा, शादी वगैरह में ना घर में देखोगे आज चूना वगैरह आता है ना दीवार वगैरह पेंट करने के लिए, तो उसमें देखिए पानी डालिए, हाथ मत डालिएगा, ठीक है ना, पानी डालिएगा तो पानी खदकना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। खदकेगा कब? कोई भी चीज कैसे खदकता है? गर्म होता तो खदकता है। तो ये गर्म क्या हो रहा, खदक कौन रहा, उष्मा निकला। तो ये हो गया रासायनिक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब उष्मा शोषण अभिक्रिया में क्या होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, पहले उष्मा लेगा, पहले खुद गर्म होगा तब वो बनेगा। जैसे अभी एग्जांपल लिखाए थे ना, जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिखाया था, कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल बेस्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट को पहले क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले उष्मा दिए, पहले इसको गर्म किए, पहले ही उसको गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए यहाँ पे उष्मा पहले आ रहा, उष्मा का अवशोषण हो रहा, पहले खुद उष्मा ले रहा तब जाके अभिक्रिया हो रहा। यहाँ पे पानी है, ठंडा है ना भाई, पानी नॉर्मल वाटर है, तो उसको जब नॉर्मल वाटर में है गर्म हो गया, है ना। गुस्सा, ये पहले गुस्सा मतलब ये ठंडा होने के बाद गुस्सा हो रहा, एक गुस्सा होने के बाद ठंडा हो रहा, पहले गुस्सा हो फिर ठंडा, ये ठंडा फिर गुस्सा। तो उष्मा जब निकलेगा तो उष्मा क्षेपी होगा, उष्मा जब पहले से एब्जॉर्ब करेगा तो उष्मा शोषी होगा। हमको लगता है कि आप आराम से लिख दीजिएगा कि उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, उष्मा शोषी किसे कहते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या यू कैन राइट दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज, इसको क्या उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, उष्मा शोषी किसे कहते हैं, लिखा जाएगा। सब लोग बताइए कमेंट करके। अब आगे पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक सवाल भी बनता है कि भाई हम तो पढ़ रासायनिक अभिक्रिया, समझ में आ गया हमको सर, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये बताइए। अब देखिए हम लोग जो लिखे हैं इतना सारा, देखिए क्या लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखे ना, इसको हम समीकरण भी बोलेंगे। ये तो अभिक्रिया हो रहा, लेकिन ये जो लिखाया है ना, ये जो लिखाया क्या लिखाया, रासायनिक समीकरण लिखाया है। तो बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों सूत्रों की सहायता से उन अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा, तो हाइड्रोजन को क्या हम लिख रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे ना, खाली एच लिख दिए। ऑक्सीजन को लिख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं लिख रहे ना, खाली ओ लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसको संकेत के द्वारा लिख रहे हैं, संकेत वही बोला गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संकेतों या सूत्रों की सहायता, जो हम संक्षिप्त में शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कितना टाइम लगेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो बहुत टाइम लगेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म H2 लिख देंगे हाइड्रोजन, O2 लिख देंगे ऑक्सीजन, तो बनने के बाद होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी बनेगा। तो ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि बोल सकते किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और जो उत्पाद बनता है, उनको उनका जो संकेत या सूत्र के द्वारा हम जो दर्शाते हैं, जो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, वही क्या है, रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे जितना सारा लिख दीजिए, सारा पीछे लिख दीजिए। जैसे जिंक को H2SO4 में डाले, है ना, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। और लिख सकते हैं जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाए तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बन जाएगा, है ना, MgO बन जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा, ये सब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तो हो ही रहा भाई, मिलने के बाद एक नया चीज बन रहा, अभिक्रिया तो हो रहा। लेकिन ये जो लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ये समीकरण लिखे हैं, ठीक है। और समीकरण जब भी लिखा जाता है तो तीर का निशान दर्शाया जाता है। तीर ये बताता है कि ये यहां से वो बन रहा है, तीर ये बता रहा कि पहले ये था अब ये इधर हो गया। अगर उल्टा तीर होगा तो इधर दिखाएगा, है ना, अगर इधर होगा तो इधर दिखाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कभी क्रिया में, तो तीर दर्शा रहा है कि उधर बन रहा वो। तो समझ आ गया आपको। चलिए अब यहाँ पे आगे पॉइंट पढ़ते, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है किसे कहते हैं ना, संतुलित और असंतुलित। चलिए संतुलित मतलब क्या होता है, बैलेंस, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ बैलेंस, बैलेंस क्या हो जाएगा, अनबैलेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, बैलेंस और अनबैलेंस। तो वो बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात समझिए, देखिए मैं पहले एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए हाइड्रोजन है, अभी हल्का एग्जांपल ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है, तो मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो बताओ यहां पे बोलता है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो। तो अभिकारक है और प्रतिफल है, क्या सबका संख्या बराबर है? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना 1 है, क्या बराबर है? नहीं है। तो ये जब बराबर रहेगा तभी होगा संतुलित समीकरण। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा ये जो 2 यहाँ पे लिखे ना, तो ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो है, यहाँ पे 2 लिख देंगे 4। अब देखो बैलेंस करो, अब ये है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4 और 2, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 और ये जो 2 है ना इसके लिए भी है। तो यहाँ पर हो गया बैलेंस इक्वेशन, इसको बोलता गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या हो रहा? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों में जो तत्व इस्तेमाल हुआ है, तत्वों के परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो बैलेंस होगा, बराबर नहीं तो अनबैलेंस होगा। सेम इसका उल्टा कि अगर अभिकारकों प्रतिफल तत्वों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो, जैसे एग्जांपल में लिखता हूं, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो मिलकर बन गया क्या? HCl। क्या ये बराबर है? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो ये हो गया अनबैलेंस। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ये 2 दोनों के लिए है, H के लिए भी और Cl के लिए भी है, तो ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन अभी हमको अनबैलेंस शो करना है, तो ये क्या हो गया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान है। कहाँ समान है? हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, बराबर नहीं हुआ। तो जब इधर मतलब LHS और RHS में जो जो तत्व है उसका अगर परमाणु संख्या बराबर ना हो तो होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर बराबर होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम लोग सीखते हैं भाई संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है भाई कि सर संतुलित क्यों करते हैं, है ना, क्यों करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या फायदा होगा? सवाल बन सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। तो क्यों का जहां पे डिफिनेशन है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है बच्चों कि हम जो है द्रव्यमान को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। जिसका जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा, उसको बढ़ा भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते हैं। अगर देखो यहां पर देखो, अगर यहां पे हम देखें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बन गया HCl। अब हाइड्रोजन में 2 द्रव्यमान तो यहाँ पे लिखा गया, क्लोरीन में 2 द्रव्यमान लिखा गया, 2 परमाणु लिखा गया, और यहाँ पे 1-1 हो गया। तो द्रव्यमान हम घटा नहीं सकते ना, ये नियम बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि हम किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को घटा भी नहीं सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, घट गया ना, घटाना नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुष्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो यही होगा क्यों क्या आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित। एग्जाम में आएगा तो बोलेगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, है ना, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ओके हम जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल आता है आपके एग्जाम में कि भाई बताओ संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब जैसे कैसे करना है, अब एग्जांपल समझिए, हम लोग अभी सीखेंगे कैसे करना है संतुलित समीकरण। चलो सारे बच्चे रेडी हो जाइए और बनाइए। क्वेश्चन में देता हूं, जैसे देखिए सिंपल सी बात, पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये बनेगा H2O। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, जब भी संतुलित करने बोलेगा तो पहले देख लेंगे ये क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है, ये बाएं साइड है, ये दाएं साइड है, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। ठीक है, दोनों तरफ मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है? बाएं साइड में 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब 1 है तो 1 को 2 बनाना पड़ेगा,
तो इसमें क्या करना होता है, घटाने का नियम नहीं, बढ़ाने का नियम होता है। अगर घटा हुआ है इसको, ऐसा नहीं कि सर ये 1 है, ये 2 है तो इसी को 1 कर देंगे, नहीं, ये 2 है, ये 1 है तो इसको बढ़ाएंगे 2। समझ में आया ना? गरीब को गरीब नहीं करना है, गरीब को और अमीर बनाना है, ऐसे काम करो, ठीक है ना? तो इसको और बढ़ाना है। अब बढ़ाने का तरीका क्या है? क्या सर अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हो जाएगा? गलत, ये नियम गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। जब भी आपको बढ़ाना है या घटाना है तो जितना भी 2 से गुना करना होगा या 3 से गुना करना होगा, आपको जब भी लिखने की बारी आएगा तो एक यौगिक है ना, एक यौगिक है, इस यौगिक के जस्ट पहले लिखना होगा, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 लिखे, अब देखो ध्यान से, तो ये जो 2 हुआ ना, ये जो 2 लिखाया ना, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 हाइड्रोजन के लिए भी, 2 ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए 2 है। तो हाइड्रोजन तो पहले से 2 था, हाइड्रोजन पहले से 2 था, तो 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। हमने क्या बोला, घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी लिख देंगे 2। अब देखो हाइड्रोजन, इधर देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 था, ये लिखे होंगे 2, तो ये हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है ना? तो हम एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे लिखते हैं जो गुना कर रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा लिखिए, सारे बच्चे बना कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो क्या बन गया, HCl बन गया। अब क्या ये दोनों बराबर है बच्चों? देखो ध्यान से, क्या बराबर है? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो जो 1 है उसको 2 बनाने की जरूरत है। तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब जैसी 2 लिखे, देखिए क्या बदला हुआ, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 जो है ना, हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 क्लोरीन के लिए भी है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ठीक है, देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिकारक और प्रतिफल की परमाणु संख्या क्या हो गया, समान हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए और एग्जांपल हम आपको बनाते हैं, है ना? तीसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मिलके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या करना होगा भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए मिलाइए, देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, चलो अच्छी बात है ना? मैग्नीशियम 1 हो गया दोनों तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बाएं साइड में देखो ऑक्सीजन 2 है और दाएं साइड में ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो 1 को ही 2 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, 1 को 2 करना पड़ेगा। तो 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे? क्या सर हम यहाँ पे लिख दें? क्या यहाँ पे लिखना सही होता है? नहीं, नियम नहीं बोलता है। नियम बोलता है कि जब भी आपको गुना करना 2 से, 3 से, 4 से, तो उस यौगिक के पहले लिखना है, पहले। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे 2, अब देखो क्या हुआ, देखो बदलाव आ गया। मैग्नीशियम भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है और ये 2 तो दोनों के लिए है ना, ये 2 जो है 2 Mg के लिए भी है, 2 O के लिए भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ये हो गया क्या, बैलेंस समीकरण हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। बोले क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा इसमें? एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहाँ पे मिलने के बाद बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। कैसे बन रहा, ये तो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, है ना, बेसिक वीडियो। और बन गया यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन जब भी लिखना होता है H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को जब भी लिखना होता है तो H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, ऐसे। अब देखिए मेरा ये अनबैलेंस है, कैसे अनबैलेंस है, देखिए सर, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन देखो 2 है, तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से, तो ये मैग्नीशियम तो ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, ये नियम गलत है, इस हाइड्रोक्लोरिक के पहले लिखना है, पहले यहाँ पर। अब मिलाइए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ये 2 दोनों के लिए है,
तो क्लोरीन 2। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बताइए क्या आप लोग बैलेंस करने सीख रहे हैं? क्या आपको बैलेंस करने के लिए आ रहा, समझ में आ रहा बैलेंस कैसे करना है? चलिए और एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा, KCl बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। इसको करना हमको बैलेंस। देखिए इसको बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस करना होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब यहीं पे पॉइंट आता, अब क्या करें भाई, अब क्या करें सर, यहाँ पे 3 हो गया है और वहां पे 2 हो गया है, तो बैलेंस तो करना होगा। तो हम दोनों तरफ बैलेंस करना है, तो क्या करें, दिमाग लगाओ। तो क्या करेंगे ना, गुना करेंगे। अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से गुना तो 3 6 हो जाएगा, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रहा? अच्छा सर देखिए यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 जब भी लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे, देखिए ई एक यौगिक है ना, इसके जस्ट पहले लिखेंगे। अब देखो क्या हुआ भाई, जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ तो 1 1 है तो यहाँ भी चढ़ा देंगे 2, है ना, यहाँ पे 2 चढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 2 चढ़ा देंगे। अब देखिए तो मिलाइए जरा, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 3 6, है ना। ये आपको हो गया रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी एग्जांपल और भी बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ना होगा तो आपको क्रैश कोर्स वगैरह में रफ्तार बैच में ज्वाइन हो जाइए, बेटर रहेगा, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने शुरू में बताया था आपको। चलो तो लिसन, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, काफी मजेदार का पॉइंट है, हम समझिएगा, मजेदार वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है भाई कि रासायनिक समीकरण के प्रकार भी है, मतलब रासायनिक समीकरण कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, कई प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं यहाँ पे क्या, संयोजन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या नाम से पता चला, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जुड़ जाना, संयोग मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब संयोजन हो जाना, 2 प्रेमी जुड़ गया ऐसे बोले, या 2 लोग आपस में जुड़ गए, 2 पदार्थ आपस में जुड़ गया, पानी को चीनी मिलाएं तो बन जाता है शरबत, पानी चीनी मिल गया बन गया शरबत, समझे। तो यहाँ पे डिफिनेशन वही होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलता है, मिल तो जाता है, मिलने के बाद नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, नए तरीके से पदार्थ का निर्माण करता है। एकदम सेम पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया पानी वाला, वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो जाएगा कि जब देखिए सवाल आता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए गुण वाले, एक नए खूबी वाले, एक नए क्वालिटी वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बोलिएगा सर यही एग्जाम्पल बार बार काहे दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली इसी यही काम आएगा। ये 2 पदार्थ का होगा, मिलेगा, ये दोनों का होगा, मिलन होगा दोनों को, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, मिलन हो गया तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको, तो यानी कि मिलन होगा, संयोजन में क्या होगा, फ्रेंडशिप होगा, मिलन होगा, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया में 2 का मिलन होने वाला है, 2 या 2 से अधिक चीज का मिलन होगा, योग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो और एक जो बनेगा वो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, पानी बना। अब देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलने बन गया द्रव्य, तो दोनों गुण अलग अलग हुआ कि नहीं। उसी प्रकार चलो और भी एग्जांपल देते हैं, इसका बहुत सारा एग्जांपल आएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया,
है ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बना, CO2 बना। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। और एग्जांपल इसको चाहो तो हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोला था ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाल देंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और क्या, एनर्जी बनेगा। तो देख रहे ये भी क्या हो रहा, जुड़ रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान वाली बात देखो, है ना, कि जब पानी में ऑक्सीजन मिलाया तो बन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया तो हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो बताओ ये दोनों क्या हो रहा, दोनों का क्या हो रहा, इसमें देखिए क्या हो रहा, मिलन हो रहा, ये दोनों का हो रहा, मिलन हो रहा, दोनों का मिलन होने के बाद नया चीज बन रहा है। तो जब जुड़ने के बाद नया चीज बनेगा उसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या दिक्कत है, समझ में आ गया एकदम पूरे तरीके से, बात को समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो नए यौगिक का मिलन होगा, संयोग होगा, कॉम्बिनेशन होगा और नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। बोलेगा सर ई क्या है को यहाँ पे दिए, एक्चुअली में देखिए ये क्या है को यहाँ पे है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं फिगर लाया हूँ। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो वायर जो जल रहा ना, ये वायर क्या है, मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम को जब जलाए हैं तो देखो कैसा लाइट निकल रहा ये मैग्नीशियम को जलाएं, देखो यही है, यही रिएक्शन हो रहा, यही वाला रिएक्शन इसमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम को जब जलाएं, ऑक्सीजन थोड़ी नहीं ऐसे दे देंगे जाओ, ऑक्सीजन का मतलब मैग्नीशियम को जब जलाएं तो कैसे जलाएंगे, बिना ऑक्सीजन रहे भी जलाएंगे, ऑक्सीजन तो रहेगा तब नहीं जलाएंगे भाई, जहां पे जलाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन तो रहेगा। तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये जो धुआं निकल रहा है कौन धुआं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा जो चमक रहा है, कैसा चमक रहा है, देख रहे हैं कैसा व्हाइट चमकीला चमक रहा, सफेद भी है और चमक भी रहा, किसको बोलेंगे, चमकीला उजला, चमकीला उजला। सवाल बनता है जब मैग्नीशियम का फीता, एक्चुअली क्या है, मैग्नीशियम का फीता है या तार है, तो जब जलाएं उसको तो कैसा लाइट निकलता है, सवाल बनता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम को रिबन को जब जलाते हैं तो कैसा लाइट निकलता है, तो चमकीला उजला लाइट निकलता है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा, चमकीला उजला लाइट निकलता है और बनता क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो गैस बनकर उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर उड़ रहा है। समझ में आ गया, तो यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हमारा है क्या, वियोजन अभिक्रिया, एकदम काफी मजेदार का है, संयोजन का जस्ट उल्टा। अब यहाँ बिछड़ेगा, है ना, यहाँ पे बिछड़ेगा, ठीक है ना, दो एक चीज ऐसा रहेगा जो टूटेगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा, बिछड़ जाएगा, ठीक है ना, कट्टिस हो जाएगा, समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन भी कह सकते हैं, वियोजन को अपघटन भी कह सकते हैं। अंग्रेजी नाम बड़ा अच्छा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है, डीकम्पोजिशन। क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा यौगिक होगा और रिएक्शन करेगा, टूट के दो या दो से अधिक बन जाएगा, होता ना भाई, बड़ा सा यौगिक टूट के दो या दो से अधिक यौगिक बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं जिसका गुण पहले वाले यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, उस एग्जाम्पल यहाँ पे ला रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए ध्यान से, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, ये बड़ा यौगिक है, जब इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देख लीजिए ये बड़ा सा यौगिक था, गर्म किए कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो रहा, टूट रहा ना जी, टूट रहा कि नहीं टूट रहा, बोलो, ये बिछड़ रहा ना, इससे क्या होगा, बिखर गया। उसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और बनेगा ऑक्सीजन ना। अब यहाँ पे बैलेंस वही तो हो गया, बैलेंस कर दो थोड़ा सा जो हमने पढ़ा अभी, बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो हो क्या रहा, पोटेशियम क्लोराइड एक अलग पदार्थ था, एक बड़ा पदार्थ था, एक यौगिक था, गर्म किए देखो बिखर गया, बिछड़ गया, बिछड़ना मतलब वियोजित हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट गया, बिखर गया। इसी प्रकार इसका एक और बेहतर एग्जांपल मैं देता हूं, जब
फेरस सल्फेट है FeSO4। फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा, ठीक है ना, Fe2O3 Fe2 फेरिक ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। देखिए ये इतना चीज बन रहा है, टूट के बिखर जा रहा। तो यहाँ पे बस ये समझो, एग्जाम में सवाल नहीं बोलेगा लिखिए, सवाल बोलेगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, बोले कौन सा भी क्रिया है, सब कुछ बना रहा है, बस समझना है। यहाँ पे क्या हो रहा, देख लीजिए भाई, ये बड़ा सा था टूट के बिखर गया, बड़ा सा था टूट के बिखर गया, बड़ा सा था टूट के। तो यहाँ बिछड़ना, वहां जुड़ना। सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ भाई संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों होता है, क्या बता दीजिए क्यों होता है, बोलो बता दो जैसे नो। तो बोलेगा भाई संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता है और वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ टूट के दो से अधिक पदार्थ बन जाता है, इसलिए तो उल्टा हो रहा है एक दूसरे का, तो बन जाएगा। अब जब भी, एक बात ध्यान सुनिए मेरी बात को, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं, जब भी आप परिभाषा लिखते हैं, तो उस परिभाषा में अगर रिएक्शन हो रहा है तो आपको समीकरण ए को लिखना जरूरी है। जैसे इतिहास में डेट बहुत कीमती है, बहुत वैल्यू रखता है। अगर इतिहास का क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें एक दो डेट घुसा दिए कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये मरा था, तो क्वेश्चन में आंसर में जान आ जाता है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में अगर आप इक्वेशन डाल देते हो तो आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जान आ जाता है। समझ में आ रहा ना। तो जब भी ये सवाल पूछे ना, उदाहरण दे या ना दे, लिखा रहे चाहे नहीं रहे, अगर सवाल बोले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो लिख करके एक डिफिनेशन जरूर देना है, ठीक है। एक डिफिनेशन आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूर देना आपको। नेक्स्ट हमारा है वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। लीजिए वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होता है। टूटने का अभिक्रिया, टूट तो रहा है लेकिन कैसे टूट रहा है। देखिए कुछ अभिक्रिया होता है विद्युत के द्वारा, कुछ टूटता है कैसे, विद्युत के द्वारा बिछड़ता है, उसको बोलते हैं विद्युतीय अपघटन बोलते हैं या विद्युतीय वियोजन बोलते हैं, जो विद्युत के द्वारा अपघटित होता है। जैसे देखिए, जैसे पानी है, पानी में डाल देंगे का विद्युत धारा, करंट डालेंगे ना, पानी में तार डाल दीजिएगा, तार मत डालिएगा, प्रैक्टिस मत करना, बट मैं बता रहा हूँ वरना दिक्कत भी होगा। हाँ छोटा मोटा जगह पे कर सकते हैं, सारा कुछ इंतजाम होने के बाद। वैसे टेंशन नहीं लो, पढ़ो, अगर मौका मिले तो करना, ठीक है ना। तो विद्युत धारा जब यहाँ पे डाल दिए, पानी में तार डाल दिए, दोनों तार चढ़ चढ़ करके उड़ना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा बउआ और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम, हाँ देखिए, तो समझ में आया क्या हो रहा, करंट डला रहा ना, पानी में करंट डाल दिए, पानी में डाले तो विद्युत के द्वारा क्या हो रहा, अलग हो रहा, टूट रहा है। वियोजन अभिक्रिया किसी एग्जांपल को लिख सकते हो, लेकिन बोलेगा ये कौन सा वियोजन हो रहा, दे देगा ऑप्शन में विद्युतीय वियोजन या उष्मीय वियोजन या प्रकाशीय वियोजन, तो बोलेगा विद्युत के द्वारा हो रहा। उसी प्रकार NaCl है, NaCl है, NaCl में भी विद्युत धारा अगर डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन हमेशा Na2 लिखते हैं ना, तो बैलेंस कर दो, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, सोडियम 2 हो गया। सुन, ये एग्जांपल हो गया विद्युतीय वियोजन। क्या आपको समझ में आ गया, विद्युत के द्वारा देखा हो रहा है, ये बिछड़ रहा है, टूट रहा है, लेकिन कैसे टूट रहा, जब उसमें करंट डाले तब टूटा। तो जो करंट के द्वारा टूटता है, जो करंट के द्वारा वियोजित होता है, उसको बोलेंगे विद्युतीय वियोजन। फिर क्या है, उष्मीय वियोजन, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका एग्जांपल बहुत अभी हम लोग पढ़े, कैल्शियम कार्बोनेट को अभी हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं ना, ये गर्म कहते हैं ना, उष्मा मतलब क्या होता है, गर्म करना। जब गर्म किए, चलो उष्मा लिखते हैं, जब ये इसमें क्या किए, उष्मा की, जब इसे उष्मा दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो क्या हो रहा, उष्मा के द्वारा वियोजित हो रहा, इसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। और भी था एग्जांपल पीछे, ये पूरा उष्मीय वियोजन का एग्जांपल ही था पूरा तीनों, है ना, चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब एक है प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश के द्वारा धूप में रख दीजिए उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे देखिए Ag सिल्वर क्लोराइड AgCl है, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर इसमें धूप में इसको रख देंगे, प्रकाश डालेंगे, है ना, तो सिल्वर अलग हो जाएगा
और क्लोरीन क्या होगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस कर दो, क्लोरीन 2 है या क्लोरीन 1 है, सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 है। तो ये जो टूट रहा है सिल्वर क्लोराइड जो टूटा है, कैसे टूटा, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग। तो देखो सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड में जब प्रकाश डाले, जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर प्रकाश डाले, ओके, तो प्रकाश डालने के बाद क्या, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। इसी प्रकार और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड में डालेंगे क्या, प्रकाश डालेंगे, सिल्वर आयोडाइड में प्रकाश डालेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और आयोडीन जो है अलग हो जाएगा। तो आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, 2 यहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस हो गया। तो यहीं पे वो भी देखिए, ये भी प्रकाश के द्वारा क्या हो रहा, टूट रहा, सिल्वर आयोडाइड टूट के सिल्वर अलग और आयोडीन अलग हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लिख लीजिए, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसमें भी प्रकाश डालेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। 2 यहाँ पे लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। तो क्या आपको समझ में आ गया कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, विद्युतीय वियोजन क्या होता है और ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो पता चला कि हमको वियोजन 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होता है, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। आई नो दैट, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आपको क्लियर से हर बात समझ में आ रहा। तो सबका एग्जाम्पल पूछता है ना, एग्जाम्पल पूछता है, जब सिल्वर क्लोराइड पे प्रकाश डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। सिल्वर आयोडाइड को जब धूप में रख देंगे तो कौन सी गैस निकलेगा, आयोडीन गैस निकलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड को जब धूप में रखेंगे तो ब्रोमीन गैस निकलेगा। तो ये आपको याद करना है, गैस नहीं ब्रोमीन, ये अलग है, धातु अधातु है ना, अलग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा, लेकिन प्रकाश के द्वारा हो रहा है। चलो एक बार फिर से पीछे आते, बैक आते हैं। यहाँ पे देखो, वियोजन में, संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में जुड़ रहा था, है ना, वियोजन में टूट रहा था, लेकिन टूटने का नियम क्या है, एक हो रहा विद्युत के द्वारा टूटना, एक होता ऊष्मा के द्वारा देखो टूट रहा है, और एक जो है प्रकाश के द्वारा टूट रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एकल विस्थापन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्वेश्चन में विस्थापन बोले या एकल विस्थापन बोले, दोनों बात एक ही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले। अभी क्या होता है भाई, देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। समझ में नहीं आया ना, देखो बता रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करता है। एकदम सिंपल अपना लैंग्वेज में है, मतलब ठेठ भाषा में है, लेकिन बेहतर होगा इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो रहा कि एक अभिक्रिया है, एक यौगिक है, और उस यौगिक में एक तत्व है और एक यौगिक है। तो तत्व क्या कर रहा, उस यौगिक में जो तत्व मिला हुआ है उसको हटा के खुद चला गया वहां पे। जैसे देखो, जैसे लोहा एक तत्व है और कॉपर सल्फेट है, जो पहले शुरू में बताए थे। तो क्या बोला, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देता है। तो किसी यौगिक में क्या है, कॉपर, क्या परमाणु है ना भाई, कॉपर सल्फेट में कॉपर उपस्थित है, और दूसरे तत्व जो यौगिक है इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको हटा देगा। क्यों हटाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो आपको जब ऐसा दिखे कि एक तत्व रहेगा इसको हटा देगा तो बन गया FeSO4 बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व जो है तत्व को हटा के नया तत्व बन जाएगा। लोहा जो है कॉपर को हटा दिया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। अब आपको मालूम है जो मैंने शुरू में बताया था, ये कॉपर सल्फेट है नीला रंग का, ये फेरस सल्फेट है हरा रंग का, समझाया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। आई होप कि आपको विस्थापन अभिक्रिया एकदम समझ में आ गया होगा। समझ में आया किसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब ऐसे एग्जाम्पल दिया रहे, समझ में आ जाना कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब आता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया जहां पे दो अपने दो आयनों का आदान प्रदान करता है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। अच्छा यहाँ पे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं यार, लो जिंक
H2SO4, यहाँ पे एग्जांपल बोल सकते हैं ना जिंक सल्फेट के, जिंक जो हाइड्रोजन को हटा देगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन जो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ढेर एग्जांपल हो सकता है। आपके इम्तिहान में पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा भी है, तो बोलिएगा डेफिनेशन, कोई एक डेफिनेशन लिखिए, कोई भी परिभाषा लिख दीजिएगा चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल ये वाला देना बहुत जरूरी है। सवाल में एग्जाम्पल बोले या ना बोले, आपको ये इक्वेशन लिखना जरूरी है, कोई भी एक तो एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ना, एक वो है ना, वो एक ही ठो विस्थापित हो रहा, दो ठो नहीं कर रहा, इसको हटा दे रहा, ये जिंक हाइड्रोजन को हटा दे रहा। उसी प्रकार यहाँ पे अपने अपने दो आयनों का आदान प्रदान करेगा। जैसे देखिए, जैसे था ना NaCl था और AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट था, AgNO3 था। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन गया, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, दो अपने अपने दो आयनों का आदान प्रदान कर रहा है ना, दो यौगिक, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। तो दो यौगिक हुआ, एक यौगिक यहाँ पे है, दूसरा यौगिक यहाँ पे है। बोलेगा भाई सोडियम हम चले जाएंगे नाइट्रेट के पास, Ag चल जाएगा सिल्वर के पास, मतलब अपने अपने है ना, अपने अपने आयनों को आदान प्रदान कर। ये बोला तुम मेरा ले लो मैं तुम्हारा लेता हूँ, है ना। तो मतलब दो आदमी है और दोनों पास कुछ कुछ है, मटेरियल है, बोला हम तुमको देते हैं, वो तुम हमको दे दो, जो अच्छा लगेगा। होता है ना भाई, घर में ऐसे ही होता है ना, अगर घर में अम्मी खाना बनाई है ना, या कुछ बाहर से कुछ सामान आया था, चटपटे सामान, उसको अलग अलग किया, तो बोलता रहे ये हम लेंगे, ये बड़ा है, ये हम लेंगे, वो छोटा है, तो बोलता ठीक है तुम ले लो, वो हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो रहा, अपने अपने चीज लेन देन कर रहा है। यहाँ पे अपने अपने आयनों का क्या हो रहा, आदान प्रदान कर रहा। तो देखियो, जब AgCl से मिल जाएगा तो क्या होगा, AgCl बन जाएगा, और सोडियम मिल जाएगा नाइट्रेट से तो NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देख के पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे अपने आयनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है, यहाँ पे खाली लोहा था, एक खाली धातु है, यहाँ पे एक धातु दूसरा यौगिक है, और यहाँ पे दोनों यौगिक है, और दोनों यौगिक अपने अपने जो है परमाणु को क्या कर रहा है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। इसका एग्जांपल और भी बना सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए बेरियम सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, जो कि बहुत अच्छा वो भी आ जाएगा। देखिए बेरियम क्लोराइड लिखते हैं BaCl2 और Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जब अभिक्रिया करेगा तो बताओ क्या होगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा, Ba2SO4 हो जाएगा, BaSO4। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखिए Na कितना है, 2 है ना, यहाँ पे 2 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे Na2 Na2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बेरियम 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अपने अपने आयनों का, ये बोल रहा है बेरियम बोला हम चल जाएंगे सल्फेट के साथ, ठीक है चले जाइए कोई दिक्कत नहीं, सोडियम बोला हम चल जाएंगे क्लोरीन के साथ, चले जाइए। तो एक दूसरे को क्या हो रहा है, ये इसको दिया वो उसको दे रहा, ये इसको दे रहा वो उसको दे रहा, देखिए यहाँ देखिए है ना, सोडियम इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो एक दूसरे को अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे बनता है सवाल कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको बताइए। तो कैसे बताएंगे भाई, देखिए बड़ा आसान है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल होगा, जिसमें कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, अम्ल और भस्म मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अम्ल और भस्म मिलने के बाद लवण और जल बनेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में अम्ल ना, जैसे NaCl क्या है, जैसे HCl का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaCl क्या है, लवण है, NaOH ये भस्म है, ये मिलेगा तो एक्चुअली में यहाँ पे भी द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होगा, बट बाद यहाँ पे कि ई वाला अम्ल होगा, ई वाला भस्म होगा, यानी कि क्षार होगा, तो बनेगा क्या, NaCl बनेगा, लवण बनेगा, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा। देखिए यानी कि ये क्या है, ये है अम्ल, इसको भस्म भी कह सकते हैं, क्षार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या बना, ये बन गया लवण
और ये क्या बन गया, जल बन गया। तो आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। जब हाइड्रोजन सल्फेट को अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से कराएंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, देखिए पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, ठीक है ना, K2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। अब इसको याद कीजिएगा भाई, ये देखो यहाँ पे बैलेंस तो होया हो ना, हाँ देखो बैलेंस यहाँ पे K2 है ना, K2SO4 दो यहाँ पे OHO कितना हो गया, 2 2 4 2 6 4, यहाँ पे डाल दें 2 6 4 2 6 हो गया ना। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ये क्या है, ये अम्ल है, ये क्या है, भस्म है, और ये क्या है, लवण है। ये तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा है, पता है सवाल कैसे पूछा है, दे दिया है, इनमें से कौन लवण है, ऐसे सवाल पूछा है एग्जाम में, इनमें से कौन लवण, जब आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना देखिएगा, इनमें से कौन लवण है, तो लवण में एग्जाम्पल दिया था K2SO4, तो समझ जाए SO4 लवण में ही रहता है ना, K2SO4 सब में नहीं रहेगा, सॉरी, K2SO4 लवण है यहाँ पे, और H2SO4 देखिए क्या है, अम्ल हो गया। तो ऐसा इसमें क्या हो रहा कि अम्ल क्षार मिला लवण और जल बना, अम्ल क्षार मिला लवण जल बना। कोई एक एग्जांपल आपको याद कर लेना है, जब ये सवाल पूछेगा तो एक एग्जांपल जरूर देना है आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते, अब आता है बात ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, सवाल बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब बोलते तो लग रहा ऑक्सीजन जो आ रहा, नहीं लग रहा, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, योग मतलब आता है, और या तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन का वियोग होता है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, चाहे तो ऑक्सीजन मिलेगा चाहे हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों में से कोई काम हो, दोनों काम एक साथ हो, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, दोनों कोई काम हो चलेगा, या तो खाली ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा, या खाली हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा। जैसे इसका ढेर सारा एग्जाम्पल होगा, जैसे देखिए यही ले लो ना भाई, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन बोलता नहीं हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हमको अपने साथ ले जाओ, तो कार्बन बोले चल भाई चल, तो ये क्या जाए CO2 यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रोना धाना शुरू कर दिया कि नहीं हम तुम्हारे साथ ही जिएंगे मरेंगे, तो बोले चल हम जलेंगे तो तुम भी जलना है ना, तो ये चला गया लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास, है ना, गर्म गैस। तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण बोलेंगे। ओके, इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर भी वही हाल है, सल्फर के साथ बोलते ऑक्सीजन हम भी मिलेंगे तुम्हारे साथ, तो बोलेंगे चलो मिल जाओ भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखिए क्या हो रहा, ऑक्सीजन मिल रहा। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं जहां पे हाइड्रोजन निकलता है, HCl और MN2, HCl और मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये मिलेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड हो जाएगा, MnCl2 हो जाएगा, और मैग्नीज क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन निकलेगा ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाएगा। ओके, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, क्लोरीन ना, 2 गैस होगा, H2O हो गया, हाइड्रोजन निकला अच्छा लगा उधर, है ना, H2O पानी हो गया, और क्लोरीन गैस अलग, क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन, इसको बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्लोरीन तो 2 पहले से है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो गया ना,
हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीज 2, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया ना, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। H2O ना, H2O हो गया, मैग्नीज 2 हो गया, मैग्नीज MnCl2 ने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 4 है ना, तो हो तो गया, 2 इधर है, 2 इधर, क्लोरीन 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकल रहा, देखो हाइड्रोजन का हुआ, निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन, बेचारा क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या होगा, बोलो, मैंने क्या बोला, या तो ऑक्सीजन का योग होगा या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, या दोनों काम एक साथ हो या दोनों काम अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर। अब इसका दूसरा क्या है, अवकरण। अच्छा यहाँ पे पूछा जाएगा ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ पे किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो सल्फर का, जिससे निकलेगा ऑक्सीजन होगा, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे HCl का ना, यहाँ पे किसका हो रहा, HCl का ऑक्सीकरण हो रहा, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा, सवाल दे देगा, बोलेगा ऑक्सीकरण किसका हो रहा, तो समझ जाइएगा जिससे निकलेगा जिसमें जुड़ेगा। अब अवकरण अभिक्रिया है भाई, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया उल्टा, इसमें उल्टा होगा, इसमें या तो हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों में से कोई काम होगा। इसका एग्जाम्पल एक तो समझिए, देखिए इसका एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो क्या होगा, HCl हो गया, इसको हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा भाई, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन जाके जुड़ गया ना, हाइड्रोजन किसमें जुड़ा जाके, क्लोरीन में जाके जुड़ा, तो क्लोरीन का क्या हो रहा, क्लोरीन का हो रहा अवकरण, क्या हो रहा, क्लोरीन का अवकरण ना, अवकरण हो रहा, क्लोरीन का अपकरण हो रहा। पूछा जाए किसका अवकरण हो रहा, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन में जाके जुड़ा तो बना HCl, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन में जाकर जुड़ गया, तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कराता है, अवकरण, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कराता है, रिडक्शन कराता है। तो देखिएगा अगर ऑक्सीजन निकलेगा, अगर ऑक्सीजन निकल रहा तो अवकरण हो गया, या हाइड्रोजन जुड़ रहा तो अवकरण हो गया, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन निकल रहा, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अवकरण में ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलेगा, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये क्रिया का कहलाएगा अवकरण। अब हमारे पास एक नया सवाल आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका बड़ा उपयोग भी है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ हो, मतलब साथ साथ, मतलब ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो रहा। जब दोनों एक साथ हो, है ना, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो तो बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। सवाल पूछा एग्जाम में तो आपसे पूछेगा, बना दीजिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है, साथ साथ होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल इसमें समझिए, इसका एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में ज्यादातर, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो अभिक्रिया क्या, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या करेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर निकल जाएगा, कॉपर, एक्चुअली कॉपर में निकला ऑक्सीजन, उड़ने वाला काम कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना, ये उड़ गया और उड़ के चला गया यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास बन गया, H2O बन गया। अब देखिए ध्यान से, इसको समझिए ध्यान से, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बना, कॉपर बन गया। तो बताओ यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा, जिससे ऑक्सीजन निकलता है, बोलो, जिससे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जिससे निकलता है कौन सा हो रहा, अवकरण। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा, ये हो रहा अवकरण अभिक्रिया हो रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन में जाके जुड़ गया है। अब बताओ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकला और जाके जुड़ भी गया, यहां से ऑक्सीजन निकला, तो जब निकला था तो अवकरण हो गया था, और जिसमें जाके जुड़ेगा, है
है ना। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, देखिए जब ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। अच्छा आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अवकरण हो रहा, तो बताओ यहाँ पे अवकरण किसका हो रहा, बताओ अवकरण किसका हो रहा, अवकरण हो रहा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, क्योंकि इसी से निकला था ना, जिससे निकलेगा ना उसी को ना बोलेंगे अवकरण। इस पहले ये था, इससे निकला तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से अवकरण ये निकला, तो इसका हुआ अवकरण। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा, अगर आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा, तो बोलेंगे भाई हाइड्रोजन में जाके जुड़ा था, है ना। ऑक्सीजन किसमें जुड़ा, जाके हाइड्रोजन में जाके जुड़ा, यहां से निकला वहां जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में जुड़ा ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। समझा ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। एक और सवाल देते हैं, H2S और क्लोरीन, एक एग्जांपल और देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, ये रिएक्शन करेगा, है ना, तो क्या बनेगा, हाँ HCl बनेगा और सल्फर जो है अलग बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, है ना, बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लगाते हैं, क्लोरीन 2, क्लोरीन हो गया। अब देखो यहाँ समझो, H2S हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन अलग हुआ, सल्फर अलग हो गया। H2S से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर बेचारा साइड हो गया, क्या निकला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकला। जब हाइड्रोजन निकलता तो क्या होता, बोलो जल्दी से, जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, जिसमें हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा, ये हो रहा ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ये क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। अब क्लोरीन में जाके मिल गया हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो रहा, अवकरण हो रहा, क्या हो रहा, अवकरण हो रहा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। तो आप समझ में आ गया उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, क्लियर बात है। चलिए अब इसी का अगला पॉइंट है क्या, ऑक्सीकारक और अवकारक, है ना, ऑक्सीकारक और अवकारक है। देखिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अवकारक किसे कहते हैं, सिंपल, ऑक्सीकरण या समझ में आया ना, तो ये भी समझ में आ गया। अगर ऑक्सीकरण समझ में नहीं आया तो पीछे करो वीडियो देखो फिर से, तब ये समझ में आएगा। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे और अवकारक किसे कहेंगे, बोलता है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलेंगे अवकारक, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक बोलेंगे, और जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से लिखता हूं, जैसे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन मिला ना, जैसे कार्बन है इसमें ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जल्दी कमेंट करो, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो कार्बन में ऑक्सीजन जाके मिल गया, तो कार्बन का हो रहा क्या, ऑक्सीकरण। कार्बन क्या हो रहा, यहाँ जो है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा, इसलिए कार्बन को क्या बोलेंगे, इसलिए कार्बन क्या है, कार्बन अवकारक है। समझ में आया, तो ऑक्सीकरण कार्बन का हो रहा है इसलिए कार्बन को बोलेंगे अवकारक। उसी का उल्टा देखें, अगर हाइड्रोजन की बात करें थे हम लोग, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और क्लोरीन यहाँ पे है, मिल गया तो क्या हुआ, HCl हो गया। तो अब यहाँ पे बताओ किसका हो रहा, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल गया, तो हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो बोलेंगे भाई हाइड्रोजन का क्या हो रहा, हाइड्रोजन का अवकरण हो रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन का अवकरण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक है, हो गया। अब आपके एग्जाम में सवाल दिया रहता है कौन अवकारक है कौन ऑक्सीकारक है, तो पहचान लीजिएगा, समझ आ जाएगा ना कौन ऑक्सीकारक कौन अवकारक है। जैसे यहाँ पे पिछले एग्जांपल देखें, ऑक्सीकरण अवकरण किसका हो रहा, CO कॉपर ऑक्साइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा अवकरण, तो इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक बोलेंगे। जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का तो इसको बोलेंगे अवकारक। तो यानी कि हाइड्रोजन अवकारक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या बोला गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीकारक हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन अवकारक हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकारक हो जाए। तो डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अवकारक बोलेंगे, जिसका अवकरण हो रहा है उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी एग्जाम्पल लिखा है हम लोग। ये एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इससे निकला, तो इसका हो रहा ऑक्सीकरण, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अवकारक बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवकारक। और यहाँ क्लोरीन का हो रहा अवकरण, क्लोरीन का अवकरण हो रहा तो क्लोरीन को बोलेंगे ऑक्सीकारक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चले, तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव बहुत पड़ता है भाई। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए भाई, भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, तो भोजन जो पचता है ना, है ना, भोजन जो खाते पचता है, ये भी ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। हम भोजन खाते हैं, भोजन में क्या मिला होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और वो जाके बॉडी में क्या होता है, टूटता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीकृत होता है, तब जाके भोजन पचता है। तो भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण क्रिया है। भोजन का दुर्गंधित होना, सवाल पूछता है भोजन का पचना कौन सा भी क्रिया है, तो क्या बोलेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है ये, भोजन का पचना, ये क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसी प्रकार भोजन का दुर्गंधित होना, है ना, क्या करते हैं, भोजन खुले वायु में छोड़ देते हैं, तो खुले वायु में छोड़ देते हैं अक्सर, ऐसे तो गर्मी से भोजन खराब हो जाता है, और खुले वायु में छोड़ने से भी खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन से क्या करता है, भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। देखो अपने, देखो हॉर्लिक्स वगैरह देखिए, हॉर्लिक्स वगैरह देखिए, हॉर्लिक्स को खुले वायु में छोड़ दीजिए, है ना, अब जैसे हॉर्लिक्स को खुले वायु में छोड़िएगा तो हॉर्लिक्स खराब हो जाएगा। तो हुआ क्या, हॉर्लिक्स जो है ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन कर लिया, क्या किया, रिएक्शन किया, तो यहाँ पे दुर्गंधित हो गया, स्वाद बदल जाएगा। तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, लोहा में जंग लग गया, खराब हो गया, है ना, संक्षारण हो गया, ये भी ऑक्सीकरण। दहन की क्रिया को जलाते हैं, तो जलाएंगे बिना ऑक्सीजन का ये तो जलेगा नहीं, जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जब तक जलेगा नहीं। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर से जो शराब बनते हैं ना, उसमें भी ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया होता है। सांस लेना, जब लोग सांस लेते हैं, ये भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे सवाल पूछता है भोजन का पचना कौन सा भी क्रिया, उपचयन की अपचयन, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, उपचयन ना, ये एक उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है ना, ऑक्सीकरण उपचयन, क्लियर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। अब देखिए एक पॉइंट है भाई, संक्षारण क्या होता है ना, ये समझते भाई, संक्षारण कैसे कहते हैं, सवाल आता है तो बोलेगा जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे धातु कमजोर यानी कि संक्षारित होता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। यानी कि कोई भी धातु है ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो वो धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। अब जैसे धातु ऑक्साइड में बदलेगा उस धातु का हो जाएगा संक्षारण, धातु नष्ट होना शुरू हो जाएगा, इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जैसे देखिए लोहा में जंग लगना होता है, ऐसा है ना, चांदी लिखा गया, सॉरी, चांदी पर काली परत जमना होता है ना भाई, चांदी देखिए घर में जो चांदी लिखा रहता है, घर में जो चांदी है, चांदी देखिए तो चांदी पर काली परत जम जाता है तो चांदी खराब हो जाता है। तो चांदी पर जंग काली परत जमना, तांबे पर हरे परत जमना, तांबा के बर्तन में देखिएगा हरा हरा परत जम जाएगा, तांबा वाला बर्तन घर में होगा ना, शादी ब्याह में देखिए तांबा का बर्तन खूब मिलता है बेटी लोग को, ठीक है, तो तांबा के बर्तन में देखिए भाई हरा हरा परत जम जाता है उस पर, तो तांबा भी खराब हो रहा, चांदी पर काला काला परत जम जाता है तो चांदी का भी परत, चांदी भी खराब हो रहा, तो इसको बोले संक्षारण होना। लेकिन सोना पे ऐसा कभी नहीं होता है, सोना भाई अपने में सोना है वो,
अच्छा, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करेंगे सर, है ना, संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय है? तो एक दो उपाय यहाँ पे लिखे हैं कि लोहा को जंग से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं, संक्षारण से बच जाएंगे। लोहे के फ्राइंग पैन पर जस्ता की परत चढ़ाएंगे, किसकी परत? जस्ता की परत चढ़ाएंगे। सवाल आता है, सवाल पूछता है एग्जाम में कि फ्राइंग पैन पर किसकी परत चढ़ाया जाता है? ऑप्शन दिया है ग्रीज, जस्ता, तो जस्ता की परत चढ़ाते हैं। और क्या है, हो सकता है ग्रीज लगाकर ना कोई वस्तु को पेंट जंग से बचाना है, देखिएगा ना सामान जो औजार वगैरह होता है उसे ग्रीज लगाते हैं ताकि वो जंग ना लगे। तो क्या लिखेंगे? ग्रीज लगाकर, ग्रीज लगाकर भी हम जो है जंग से बचा सकते हैं। तो एग्जाम में सवाल आता है कि संक्षारण से बचने का दो उपाय लिखे, तीन उपाय लिखे, तो आपको लिख देना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट कर देंगे हम लोग, है ना, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए तो जस्ता की परत चढ़ा देंगे, और ग्रीज भी कोई वस्तु है, मशीन वस्तु है, उसको ग्रीज लगा देंगे, तो क्या होगा? जंग से बच जाएगा, यानी कि संक्षारण से बच जाएगा, नष्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? यही सवाल आता है भाई, विकृत गंधिता होता है क्या? विकृत गंधिता मतलब समझो सिंपल सा खराब खाना, बेकार खाना, बासी खाना होता है ना, रात में खाना बच गया, छोड़ दीजिए, खाना बासी हो गया, तो उसमें देखिए कभी कभी खाना इतना खराब होता है कि स्मेल आना, स्वाद बदल जाता है उसका, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। वसा युक्त, अक्सर ये खाना कब खराब होता है? ज्यादातर खाना जिसमें तेल वाला खाना वो जल्दी खराब होता है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आता है तो उसका होता है उपचयित हो जाता है, मतलब समझे ना, ऑक्सीकृत हो जाता है। उपचयन किसको बोलते हैं? उपचयन से बना उपचयित, ऑक्सीकरण से बना, चूंकि ऑक्सीकरण तो उपचयन एक ही बात है, तो उपचयन से बना उपचयित, मतलब ऑक्सीकृत बोलते हैं ना, तो इधर उपचयित हो जाएगा, तो उपचयित हो जाता है जिससे स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। सिंपल सी बात है। तो अगर बोले कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो वसा वाला खाद्य पदार्थ, जो वसा वाला है ना, जो तेल वाला है, अब वो क्या होगा? वायु के संपर्क में जब वो आएगा तो क्या होगा? वायु संपर्क में आने के बाद क्या होगा? वो उपचयित हो जाएगा। क्या होगा? उपचयित हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जिसके बाद क्या होगा? वो खाना खराब हो जाएगा, स्वाद में बदलाव आ जाएगा। स्वाद बदल जाएगा भाई तो जायका बदल जाएगा, गंध आना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। सवाल पूछा एग्जाम में, पूछेगा भी किसे कहते हैं। अच्छा बोलेगा विकृत गंधिता से कैसे बचेंगे? देखिए, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करना, मतलब ऐसा जहां पे ऑक्सीजन से संपर्क में ना आए, फ्रिज में रख देंगे, होगा ना भाई, मतलब खाना को रख देंगे फ्रिज में जहां पे ऑक्सीजन ना मिले उसको, तो बच जाएगा। वायु रोधी बर्तन में रखें, जहां पे जिस बर्तन में हवा ना जाए उसमें रख के देखेंगे, है ना। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन भर देंगे, खाना को भरने के लिए। देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात आ गई तो यहाँ पे सुन ले, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे चिप्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट में, चिप्स का जो पैकेट होता है देखते हैं, जब पैकेट से फाड़ते हैं कितना कुरकुर लगता है खाने में। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। काहे भाई नाइट्रोजन गैस काहे भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एक संक्षारक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, संक्षरण से बचाने का काम करता है। जितना भी खाने वाला पदार्थ, पैकेट वाला सामान जितना फूला हुआ रहता है, तो चिप्स जो खाते हैं फाड़ के, तो जैसे ही फाड़ते हैं तो उसका खाने का एकदम मजा अलग है, हार्डनेस आता है उसमें। अब थोड़ा देर बाद देखिएगा नहीं खाइएगा ना तो उसका हार्डनेस खत्म हो जाएगा, तो वो खराब नहीं होता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की गैस, उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। तो खाने वाला पदार्थ में नाइट्रोजन अगर गैस भर देंगे वायु जा पे, तो पदार्थ जो है काफी लंबे समय तक जो है सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। और क्या है, शीतलन द्वारा, मतलब कोई चीज को ठंडा करके। और आपने देखा होगा कि इसको बचाने के लिए जो आप डिब्बा वाला खाना खाते हैं, डिब्बा वाला दूध आता है ना, डिब्बा वाला दूध देखिए टीना या डिब्बा में आता है, तो टीना वाला जो दूध, टीन है ना, उस टीन के अंदर में देखिएगा जिंक का परत चढ़ा हुआ है। किसका? जिंक का। अच्छा जिंक का रहेगा तो खराब हो जाएगा, टीन का परत चढ़ाते हैं। अगर जिंक का चढ़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो टीन का चढ़ाते ताकि वो जो है जल्दी रिएक्शन ना करे, जिंक चढ़ाएगा तो जल्दी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होता है, ये सब उपाय है उससे बचने के लिए। अब एक आता है भाई दहन किसे कहते हैं, लास्ट हो रहा हमारा चैप्टर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ में आ रहा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। दहन किसे कहते हैं? दहन मतलब
दहन हो जाना, जल जाना। बोलते हैं किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब कोई पदार्थ जलता है तो उष्मा निकलेगा, चाहे वो प्रकाश निकलेगा। तो जब किसी पदार्थ के जलने पर उष्मा या प्रकाश निकलेगा तो उसी को बोलेंगे क्या, दहन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए भाई, अगर कार्बन कोई कोयला है, कोई वस्तु है, तो कार्बन तो हर किसी में है, कार्बन तो हर किसी में है। अगर इसको हम जलाएंगे, अगर हम इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या बनेगा, उष्मा भी निकलेगा, और क्या बनेगा, प्रकाश भी निकलेगा। देखिए जला के देखिए, कोई भी वस्तु जला देखिए जिसमें कार्बन है, कार्बन तो हर किसी में है, कार्बन लकड़ी में भी है, कार्बन कपड़ा में भी है, कार्बन प्लास्टिक में भी है। तो अगर कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को जला देंगे तो कार्बन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगा, उष्मा भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। इसी प्रकार सल्फर को अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस निकलेगा, इसके साथ साथ आपको क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, और क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो कौन होगा, ये क्या हो रहा है, ये दहन हो रहा, क्या हो रहा, दहन हो रहा, जल रहा है। ठीक है, समझा कि दहन किसे कहते हैं, सिंपल से बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे उष्मा और प्रकाश निकलता है, उसको दहन बोलेंगे। अब देखिए दहन, जो पदार्थ जलता है, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट हम लिखे हैं, यहाँ पे जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील कहते हैं। बताइए कौन कौन पदार्थ जलता है, प्लास्टिक जलता है कि नहीं, प्लास्टिक जलता है, कागज जलता है, दहनशील है कि नहीं, पेट्रोल जलता है कि नहीं, पेट्रोल भी जलता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, किरोसिन जलता है, लकड़ी भी जलता है ना, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जब कोई पदार्थ, जो पदार्थ जलेगा उसको क्या बोलेंगे, दहनशील बोलेंगे। जो पदार्थ जलेगा उसको दहनशील बोलेंगे। और इसका उल्टा जो पदार्थ नहीं जलेगा उसको क्या बोलेंगे, अदहनशील। जैसे जैसे पत्थर ले लीजिए, है ना, ईंट ले लीजिए, ये सब जो है नहीं जलता है ना। बालू ले लीजिए, कभी जलेगा, ये सब नहीं जलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अदहनशील पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता है वो अदहनशील, जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील बोलते हैं। फिर एक नया पॉइंट आता है, जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक होता है, मतलब जो जलने में मदद करता है। बताओ जलने में कौन मदद करता है, कोई पदार्थ को जलाना है तो हेल्प कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन जो है उसको हेल्प करेगा, जलने में मदद करेगा। नाइट्रोजन, ये सब जलने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, ये सब जो है जलने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए इसको बोलेगा, इसको दहनशील नहीं बोलेंगे। जैसे देखो लकड़ी जला रहे हैं तो जलेगा कौन, लकड़ी, तो लकड़ी हो गया दहनशील, और लकड़ी को जलने में मदद कौन कर रहा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बोलेंगे दहन के पोषक है, पोषक चीज है, क्या है, पोषक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अच्छा, जो दहन की क्रिया में जो पोषक नहीं होता है, जो हेल्प नहीं करता है, कि सहायक, अच्छा जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक नहीं होती, यहाँ पे लिख दे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दहन क्रिया में जो सहायक नहीं होती है उसको बोलेंगे अपोषक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलने में मदद नहीं करता है, हाइड्रोजन, ये सब जलने में मदद नहीं करता है, ये सब बुझा देता, और ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता है, बुझाने वाला गैस बोला गया, उसको बुझा सकता है वो, ठीक है। जैसे हम लोग देखो सिंपल से देखो, हमारे मुंह से कौन सा गैस निकलता है, ऐसे फूकते हैं, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब देखिए कोई बत्ती जल रहा, मोमबत्ती फूकते हैं बुझ जाता है, कैसे बुझता है, एक तो हवा का झोंका भी जा रहा, और दूसरा क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रहा। अच्छा, अगर जो हम फूक रहे हैं इसके जगह पे अगर ऑक्सीजन फेंकेंगे तो क्या होगा, वो बुझेगा नहीं, वो और जलेगा, लह लह करके जलेगा। आग में घी डालेंगे तो आग और लह लह करके जलता है, अगर आग में पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर मोमबत्ती जल रहा, मोमबत्ती में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फूक मारेंगे स्प्रे करके, या मुंह से फूक देंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन अगर वही मोमबत्ती में ऑक्सीजन फूकेंगे, लेकिन मुंह से तो ऑक्सीजन निकलता नहीं है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे पास जमा रहे और उसको हम स्प्रे करके फूकें, ठीक, उसमें मारें तो वो जलेगा नहीं, बल्कि बुझेगा नहीं और जलते रहेगा वो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। ये हो गया अपोषक। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझिए। दहन के लिए आवश्यक शर्त, शर्तें क्या है,
क्या काम है जो दहन हो पाएगा। तो 3 शर्तें हैं दहन के लिए, 3 खूबियां, 3 पॉइंट है। वो तीनों पॉइंट जब तक नहीं होगा पदार्थ जलेगा नहीं। पहला क्या होगा, पदार्थ दहनशील होना जरूरी है। जाहिर सी बात भाई, जिसको हमको जलाना है वो दहनशील नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे, है ना। जैसे हमको जलाना है तो दहनशील होना चाहिए, लकड़ी है जल जाएगा। अब लकड़ी जहाँ पे रख देंगे पत्थर, तो पत्थर जलेगा नहीं जलेगा। तो दहन के लिए 3 शर्तें, पहला क्या है, दहनशील पदार्थ का होना। तो लकड़ी क्या है, दहनशील है, दहन के पोषक पदार्थ। दूसरा क्या है, दहन का पोषक पदार्थ। अब खाली अगर लकड़ी को जला ले चल जाएंगे अंतरिक्ष पे जलाने के लिए तो क्या जलेगा, अंतरिक्ष पे तो वायुमंडल ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं, तो जलेगा कहां से, नहीं जलेगा, इम्पॉसिबल है। तो दहनशील किरोसिन तेल आपके पास क्यों ना हो, अगर आपके पास किरोसिन तेल है अंतरिक्ष में जाकर जलाइएगा तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए नहीं जलेगा। तो जलने के लिए दहनशील पदार्थ और उस पदार्थ को जो जलने में मदद कर रहा, दहन का पोषक, वो होना जरूरी है। जैसे देखिए आग जल रहा, इसको कपड़ा झाँप देंगे तो क्या जलेगा कि बुझेगा, बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा। किसी को जब आग लगता है तो कंबल से उड़ाते हैं ना जी, क्यों उड़ाते हैं, जब किसी को आग लगता है तो कंबल से उड़ा देते हैं, काहे कि कंबल से जब उड़ाएंगे तो ऑक्सीजन जो है उसको नहीं मिलेगा और आग क्या होगा, बुझ जाएगा। देखिए लैंप आपने घर में देखा होगा, लैंप, तो लैंप देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, काहे खुला हो रहता है यहाँ पे पता है, ताकि ऑक्सीजन मिलते रहे। अगर इसमें इसको बंद कर देंगे बाबू तो क्या होगा, लैंप जलेगा नहीं, लैंप बंद हो जाएगा। एक नॉर्मल सा आपने देखा होगा एग्जांपल कि मोमबत्ती जल रहा है ना, और उसके ऊपर देंगे गिलास, झाँप देंगे, तो मोमबत्ती गिलास के अंदर जितना ऑक्सीजन है उतना देर तो मोमबत्ती जलेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ मोमबत्ती बुझ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जैसे लालटेन, अच्छा लालटेन नहीं तो लैंप हो गया, लालटेन में देखिएगा नीचे छेद रहता है, छेद क्यों देता है, ताकि ऑक्सीजन मिलते रहे। और जब छेद बंद कर देंगे ना, देखिएगा लालटेन जलना बंद कर देगा। घर में लालटेन है, ट्राई कर लीजिएगा। और एक क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये बहुत जरूरी है। ज्वलन ताप की प्राप्ति मतलब हर एक पदार्थ का जलने का एक पॉइंट है। जैसे कि कागज को जलाना है तो कागज तुरंत जल जाएगा, लकड़ी जलाना, मोटा लकड़ी है तो देर लगेगा जलाने में। जैसे माचिस की तिल्ली है पतला सा, तो यहाँ पे लगा होता है मसाला, सल्फर क्या होता है, फास्फोरस लगा होता है। अब जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाते हैं, माचिस का तिल्ली जो लकड़ी होता है पतला वाला, वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन वही माचिस की तिल्ली की जगह पे मोटा रख देंगे, मोटा बांस रख देंगे, तो क्या उतना जल्दी जलेगा, वो नहीं जलेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप यानी कि जलने का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। और माचिस की तिल्ली के ज्वलन ताप बहुत कम है, तुरंत ताप में जल जा रहा है, क्योंकि पतली है। उसी प्रकार भींगा हुआ कागज और सूखा हुआ कागज देख लीजिए, कागज अगर भींगा हुआ है तो उसको जलाइएगा तो जलेगा नहीं, पहले पानी उड़ेगा तब जब कागज जलेगा। और वही सूखा कागज है तुरंत एकदम लहलहा के जल जाएगा। तो दोनों कागज में डिफरेंट क्या है कि ज्वलन ताप अलग अलग है। जैसे एग्जांपल मैं लिया, देखो यहाँ पे गिलास में पानी भर दीजिए, आप प्लास्टिक गिलास पीते हैं, शादी होती में ऐसा होता है ना गिलास, और गिलास में पानी भरा हुआ जलाए तो गिलास यहाँ तक जलेगा, पूरा यहाँ तक जलेगा और जल के बुझ जाएगा। क्या अमेजिंग लग रहा, प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग घर में चाहे तो इसका ट्राई कर सकते हैं। आपके पास गिलास है, पानी भरे, पूरा मत भरिएगा, थोड़ा आधा भरिएगा और उसको कांटे से जला दीजिए, है ना। तो जितना दूर गिलास का पार्ट है ना वो जल जाएगा, और फिर जलने के बाद जब जहां पर पानी आ रहा बुझ जाएगा। तो पता क्या चल रहा कि ज्वलन ताप इसका बहुत ज्यादा है, ये जलेगा नहीं, क्योंकि इसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो रहा है। जब तक प्राप्ति नहीं होगा, जब तक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा, ये जलेगा नहीं, क्योंकि इसे पानी है। उसी प्रकार आप जो है कागज का कप है ना, कागज का कप में पानी डालिए और नीचे आग लगा दीजिए, क्या होगा, जो पानी है ना खौलना शुरू हो जाएगा, खदकना शुरू हो जाएगा। यकीन नहीं होता है, घर में ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कागज का कप ले लीजिए, चाय पीने वाला कप होता है ना भाई, ये चाय ले लो, मान लो चाय ठंडा हो गया, है ना। अब छोटा सा आपके पास बर्नर होना चाहिए जिससे आग निकले, है ना। कप में चाय ले लिए, चाय ठंडा हो गया, और उसको चाय को गर्म करना है, तो कप को पकड़ के अच्छा से और यहाँ पे लगाइए, तो क्या होगा, कागज नहीं जलेगा, क्योंकि इसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं मिल पा रहा। जब तक इसमें अंदर ये है, ये पूरा उड़ जाएगा ना, पूरा पानी उड़ जाएगा तब जलेगा कागज, वरना नहीं जलेगा। देखें दादी जी देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, पानी गर्म करे प्लास्टिक में, क्या पानी गर्म हो पाएगा, ऑफ कोर्स पानी गर्म हो जाएगा, है ना, पानी डेफिनेटली गर्म हो जाएगा। ये होगा गर्म, पानी डेफिनेटली गर्म हो, क्योंकि इस पानी का ज्वलन ताप अभी
मिला नहीं। अब जो प्लास्टिक है ना, जो गर्म करेंगे ना तो पानी खौलना शुरू होगा। एक न्यूज में आया था कि चाची जो है मछली पकाई थी इसमें पानी में डाल के जो है मछली को, आलू भी बना सकते हैं इसमें, आप खाना भी बना सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रहे कि आग जो है यहीं तक रहे, इन्हें कि इधर से आग है तो ये तो जला देगा इसको, फिर जला देगा, फिर टूट जाएगा ही ना। तो आग यहीं तक रहेगा ना, आग रहेगा यहीं तक। तो आग लगेगा ना तो क्या लगता है, करकरा जाएगा चिमकिल, करकराएगा नहीं, ये पानी खौलना शुरू होगा। जब तक पानी इसके अंदर है तब तक इस चिमकिल का कुछ नहीं होने वाला है, प्लास्टिक का कुछ नहीं होने वाला। जब पानी उड़ जाएगा तब प्लास्टिक जलेगा। यानी कि प्लास्टिक का ज्वलन ताप प्राप्ति होगा तब ना। तो पानी तो यहाँ डिस्टर्ब कर रहा, पानी गर्म होकर पानी उड़ जाएगा पूरा, तब प्लास्टिक यहाँ पे जलेगा, वरना प्लास्टिक नहीं जलेगा। तो इसको बोलते हैं ज्वलन ताप की प्राप्ति। समझ आया? चलो, अब ज्वाला किसे कहते हैं, लास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से। ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला एक स्थान है जहां ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थ निकलते हैं। एक स्थान है, देखिए जल रहा ना, और जहां पे गैसीय पदार्थ जलने बाद क्या होगा, गैसीय पदार्थ निकलेगा। तो जैसे मोमबत्ती में क्या है, ज्वाला है। अब मोमबत्ती में ज्वाला 3 पार्ट का यहाँ पे है। पहला पार्ट यहाँ पे समझिए, पहला पार्ट ये जो दिख रहा है, ये कैसा कलर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे नीला कलर दिख रहा है। कैसा कलर है, ये कलर है नीला कलर है। इसको बोला गया प्रकाशहीन ज्वाला बोला गया, है ना, प्रकाशहीन मंडल बोला गया, प्रकाशहीन मंडल। यहां से प्रकाश नहीं निकलता है, और ये सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग, मतलब ज्यादा अगर हाथ लगाएगा ना यहाँ पे जल जाएगा, यहाँ पे हाथ लगाएगा तो जलेगा। और जो इसके बाद जो पीला पीला को दिख रहा है ना, पीला पीला दिख रहा, पीला कहाँ गया, पीला, हाँ, ये बीच वाला पार्ट है, पीला वाला पार्ट है, इसको बोलेगा प्रकाशमान मंडल। यहीं से लाइट निकलता है। अगर मोमबत्ती जलाते हैं तो लाइट जो चारों तरफ फैलता है, तो कैसे लाइट फैल रहा, ये पीला पीला जो बीच में है, इसी वजह से लाइट जो है चारों तरफ क्या हो रहा, फैल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उतना गर्म नहीं होता है, पीला भाग होता है। और सबसे बीच में जब सेंटर, यहाँ पे उंगली ले जाइएगा ना तो आपको कुछ नहीं जलेगा। हाँ, यहाँ पे उंगली ले जाइएगा ना तो एकदम जलेगा। और अगर बीच में अगर उंगली घुसा दीजिएगा ना, ट्राई करना एक बार यार, क्या दिक्कत है, उंगली जलेगा ना। हाँ, मोमबत्ती में ऐसे उंगली घुसाइएगा ना यहाँ पे तो नहीं जलेगा, और यहाँ पे ले जाएगा तो जलना शुरू हो जाएगा। तो जो बीच वाला भाग है इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया सबसे केंद्र भाग ने बोला, केंद्र मंडल बोला, केंद्र मंडल, इसको केंद्र मंडल बोला गया। और यहाँ पे गर्म सबसे कम होता है, काला भाग होता है। तो सबसे बाहर में पीला है, नीला, सॉरी, बाहर में कैसा, देखो नीला कलर है, बाहर में नीला कलर है, उसके बाद बीच में पीला कलर है, और सबसे नीचे में क्या है, काला है, नीला पीला काला, ठीक है ना। ये 3 पर जो नीला कलर है वो ज्यादा गर्म है ना। और कुछ है यहाँ पे, एक लास्ट हमारा पास बच रहा सिलेंडर लीजिए। एलपीजी घर में इस्तेमाल करते हैं, किसके घर में नहीं होगा भाई, हर किसी घर में होगा। खैर मोदी जी तो बहुत महंगा कर दे सिलेंडर भाई, है ना। अब गरीब घर के घर में सिलेंडर नहीं जल रहा, अब तो गोईठा से काम चल रहा, जिसको बोलते हैं क्या, गोईठा को आप लोग हर जगह अलग अलग बोलते हैं, है ना, जो गोबर से बनता है, लकड़ी से, पत्ता से खाना वाना बनता है, अभी भी बन रहा। जो गैस इतना महंगा हो गया, खैर जानते हैं गैस के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें क्या मिला होता है, इसमें ब्यूटेन मिला होता है, प्रोपेन मिला होता है, और एथेन मिला होता है। लेकिन खास तौर से ब्यूटेन जो है मिला होता है, मुख्य मतलब ज्यादातर इसमें जो है ब्यूटेन मिला होता है। सवाल पूछा जाएगा कि सिलेंडर में क्या मिला होता है, मुख्य तौर से मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन यहाँ पे ज्यादा होता है। बाकी यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन ब्यूटेन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होता है, ब्यूटेन होता है। अब एक बात आता है भाई, ये जो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, और जो एथेन है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम छोड़ देंगे ब्यूटेन तो आपको पता नहीं चलेगा कि ब्यूटेन गैस निकला है। तो दिमाग लगा आदमी लोग, भाई अगर गैस कभी लीक हो गया, क्योंकि तो ज्वाला पकड़ने वाला गैस है, ब्यूटेन वगैरह में तो आग लग जाता है ना, तो अगर गैस कभी लीक हो गया तो कैसे मालूम चलेगा, तो उसका स्मेल पता करने के लिए उसमें मिला दिया एथिल मरकैप्टन। याद कीजिएगा, गैस का सुगंध पता करने के लिए, गैस अगर लीक हो जाए, लीकेज हो जाए, तो उसको पता करने के लिए उसमें क्या मिला गया, एथिल मरकैप्टन, ताकि गैस रिसाव हो, लीकेज हो तो उसका पता चल पाए, है ना। जो खराब जो स्मेल आता है ना, गैस सूंघ रहे ना,
गैस निकलता है, स्मेल कैसा आता है, खराब स्मेल आता है। तो गैस इसका स्मेल जो खराब आता है, तो खराब आने के बाद जो स्मेल आता है वो कहाँ उसमें मिला होता है, एथिल मरकैप्टन मिला होता है। और वही एथिल मरकैप्टन की वजह से क्या होता है, गैस लीकेज होता है, तो हमको सुगंध पता चल जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर हो गया समाप्त। आई थिंक इतना देर तक आप पढ़े होंगे। थैंक यू सो मच जो लास्ट तक मेरी वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच। और आई थिंक आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमारा रफ्तार बैच जुड़ा हुआ है, इसको मैंने पेड कोर्स में 10 दिन में समाप्त किया, तो सोच सकते हैं कितने अच्छे से और समझा रहे होंगे। यहाँ पे उतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है, बट एप्लीकेशन में एज ए कोचिंग और ट्यूशन के जैसा मौका मिल पाता है। अपने हाथों से सब डिफिनेशन लिखना पड़ता है। यहाँ पे डिफिनेशन हम लिख करके लाए, वहाँ पे हाथ से डिफिनेशन लिख करके समझाना पड़ता है, तो थोड़ा वहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन और अच्छे से समझ में आता है। तो अगर चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से समझे मैथ को, साइंस को, सोशल को, हिंदी उर्दू को, तो हमारा रफ्तार बैच में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फी बहुत कम है, 399 है। ये हमारा मोबाइल नंबर होगा, एक बार कांटेक्ट करने का मौका, कांटेक्ट कीजिए और संपर्क कीजिए हमसे, है ना। फिलहाल वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है ना। आप एक अपना एक कमेंट जो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।